देखिए अंकुर, ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक बहुत ही तानाशाह जो है वो अब अ, सबको एक ही डंडे से हाँकने की कोशिश कर रहा है। हाँ। लोग क्यों इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों ये चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि अब तक अमेरिका ने जितने भी युद्ध किए हैं या जितने भी जगह पे हमले किए हैं या जहां कहीं भी उन्होंने कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया है, हर बार ये कोशिश की है कि नाटो का साथ लिया जाए, ना जो उनके सहयोगी दल हैं, जो उनके सहयोगी देश हैं, उनके साथ बातचीत की जाए, एक एक कंसेंसस बनाया जाए, एक फैसला किया जाए और आपसी सहमति से सबको साथ लेके चला जाए ताकि एक उसका एक नैतिक बल हो। दूसरी बात यह कि इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रखे हैं और अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन ली है, उनकी इजाजत ली है, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। लेकिन अगर इस बार अगर आप देख लीजिए जो कुछ भी ईरान में हुआ है, क्या ट्रंप ने उसके पहले अपने सहयोगी देशों के साथ किसी तरीके की कोई सहमति बनाने की कोशिश की? मुझे तो नहीं लगता किसी से उन्होंने कभी बातचीत भी की है। क्या उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का समर्थन लेने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ एक तरफा किया, यहां तक कि उन्होंने अपने देश की संसद की भी अप्रूवल लेना उचित नहीं समझा। क्योंकि अमेरिका के अंदर यह होता है कि अगर आप किसी युद्ध की घोषणा करते हैं तो राष्ट्रपति के पास ये पूरा अधिकार नहीं है, यह अधिकार वहां की संसद के पास है। कांग्रेस उसको अप्रूव करती है और उसके बाद राष्ट्रपति उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, युद्ध को एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन का दर्जा दे दिया ताकि इनको वो जो कानूनी जरूरतें हैं उसको बाईपास करने में मदद मिल जाए। तो ऐसे में आज अमेरिका की मदद क्यों कोई देश करने के लिए आएगा, बड़ा सवाल है। क्यों सब अकेले नहीं बल्कि बारी बारी से सारे देश ट्रंप की सनक के शिकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, बिना किसी से किसी तरीके का की कोई बातचीत किए हुए, बिना कोई सलाह मशवरा किए हुए, उन्होंने लगभग सारे देशों के ऊपर, सारे जो यूरोपीय देश हैं सबके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया है, आंख बंद करके टैरिफ लगाया है, सबको सजा देने की कोशिश की है, किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डेनमार्क का उदाहरण ले लीजिए, जब वो ग्रीनलैंड है उसको अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे थे उस वक्त तो, और कह रहे थे मिलिट्री भेज देंगे, यहां तक कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को वहां भेजा भी। साथ ही साथ कनाडा को वो कह रहे थे कि कनाडा जो है तो अमेरिका का 51वां प्रदेश है, वो अकेले रह के क्या करेगा, उसको तो अमेरिका के साथ मिल जाना चाहिए था। चाइना के साथ तो उन्होंने एक तरीके से कंपटीशन लगा ली थी कि एक के बाद एक टैरिफ लगाया और टैरिफ 147% जाके जाके रुका। तो आज जब आप फंसे हुए हैं तो कोई क्यों आपके साथ आएगा? चाइना क्यों आपकी बात मानेगा? क्योंकि इस युद्ध से किसी एक देश को जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है उसका नाम है चीन। क्यों? चीन आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 पावर है, नंबर 2 पावर है, और वो चाहेगा कि अमेरिका युद्ध के मामले में फंसा रहे, क्योंकि जितना युद्ध में फंसा रहेगा आर्थिक तौर पर उसको उतना ही नुकसान होगा। पूरी दुनिया में उसकी लगातार बदनामी हो रही है और चीन चुपचाप बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। उसके पास कोई ऑयल का संकट नहीं है, ईरान से आने वाला ऑयल उसके पास मौजूद है, उसके पास लगभग 125 दिनों का उसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, और वो ये देख रहा है पूरा खेल कि ट्रंप किस तरीके से ईरान के युद्ध में फंस गए हैं। वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों के अंदर जैसे ही उन्होंने खामनेई का कत्ल किया वैसे ही वो ईरान घुटने टेक देगा। ईरान ने क्या किया? ईरान ने जिस तरीके से ट्रंप को फंसा दिया है, तो वैसे में चीन बहुत मस्त होगा इस वक्त, उसको बड़ा मजा आ रहा होगा। तो चीन क्यों उनकी बात मानेगा? आपने कौन सा ही जो नाटो कंट्री के साथ सलाह मशवरा किया है? सबको तो आपने अपमानित करने का काम किया, सबको आप धमकी देते हुए फिर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आज आप अकेले पड़े हुए हैं तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला, तो इनकी इस धमकी का भी कोई असर होने वाला नहीं है। आशुतोष जी, ये तो उनके दोस्त रहे, दूर भाग रहे हैं, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। चीन तो वैसे भी नहीं देता, वो तो फायदा उठाएगा। लेकिन अब ईरान साथ में कह रहा है कि अब एक ही रास्ता है, सरेंडर का रास्ता। ईरान के लिए और ज्यादा ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है। देखिए, इस युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम हजारों ऐसी जगह पे जहां पे बम्बार्टमेंट हुए, जबरदस्त तरीके से बम्बार्टमेंट किया है। इजराइल ने भी बम्बार्टमेंट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बम्बार्टमेंट किया है। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है, उनकी भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं है, और साथ ही साथ उनकी जो सैनिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। उनकी लीडरशिप को भी बहुत नुकसान हुआ है। उनकी जो फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप तो लगभग खत्म हो गई, अब जो आए हैं वो सेकंड और थर्ड जनरेशन लीडर्स वहां पे मौजूद है। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए, ईरान को युद्ध की आदत है, ईरान को युद्ध का अभ्यास है।
और ये युद्ध जो है, जो आजकल वेस्टर्न मीडिया में बहुत मजबूती के साथ जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज अ वॉर ऑफ एंड्योरेंस। आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अमेरिका ऐसे युद्ध के लिए आदी नहीं है, लेकिन ईरान ऐसे युद्ध के लिए आदी है। आप देखिए 1980 से लेकर 1989 तक तकरीबन 8 साढ़े 8 साल तक इराक के साथ ईरान का जबरदस्त युद्ध हुआ। उसमें अमेरिका इराक के साथ था, दुनिया के बहुत सारे देश इराक के साथ थे, लेकिन ईरान ने किसी तरीके की कोई समझौता नहीं किया। जबकि उस वक्त ईरान उसी वक्त लगभग उसी वक्त 1979 के आसपास ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। उनका अपने देश के ऊपर उतना बड़ा कब्जा नहीं था, उनकी आर्मी युद्ध लड़ने के लिए उतनी तरीके से तैयार नहीं थी। वो जो पूरी की पूरी आर्मी थी वो सार रजा पहलवी की आर्मी थी, जो दरअसल अमेरिका परस्त राजा था वहां का। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके। उसके बाद ईरान के ऊपर यह आरोप लगा कि ईरान तो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, इसलिए उसके ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए। तो इतने सैंक्शन लग गए कि ईरान के लिए एक स्वाभाविक तरीके से अपना विकास करना लगभग असंभव की स्थिति पैदा हो गई। फिर इजराइल के साथ उसका लगातार बीच बीच में झगड़ा होता रहा, हमेशा एक तनाव के दौर से वो गुजरता रहा है। ऐसे में उसको आदत है जंग लड़ने की। और आपको देखिए पिछले साल जून के महीने में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ने उसके बमबारी की थी, तब से वो तैयारी कर रहा। और जो आज की तारीख में जो लोग ईरान को समझते हैं, जो उनके एक्सपर्ट हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ईरान इस युद्ध के लिए पिछले 40 साल से तैयारी कर रहा था और उसको ये मालूम था कि देर सवेर ये युद्ध होने वाला है। क्योंकि 1979 में जब सार रजा पहलवी की अमेरिका परस्त सरकार को अपदस्थ करके वहां पे इस्लामिक क्रांति हुई, तब उसके बाद से वो लगातार अमेरिका को पर हमले करता रहा। हमले का मतलब लगातार अमेरिका की आलोचना करता रहा, पूरे समाज को, पूरी आर्मी को, पूरे सोसाइटी को अमेरिका के खिलाफ लगातार तैयार करता रहा है। और वो इस बात को जानता था कि देर सवेर हमें ये जंग लड़नी ही पड़ेगी, तो पूरी तैयारी के साथ है। वो जानते हैं कि वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें मालूम है कि अमेरिका की ताकत के सामने उनके पास बहुत कम ताकत है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस वॉर को लड़ा है, वो युद्ध के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने रणनीतिक स्तर पर वो कदम उठाए हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू सोच भी नहीं सकते थे। जैसा पहली चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात है, खामनेई के कत्ल के बाद इनको लगा कि पूरी इस्लामिक रिवॉल्यूशन कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जो जानकारी है, वो खामनेई इस बात के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने जिसे कहते हैं सक्सेशन प्लान पूरी तरीके से बना लिया था कि अगर मैं गया तो मेरे बाद कौन, उसके बाद कौन, पूरा एक स्ट्रक्चर वो बना हुआ तैयार था। इसीलिए खामनेई के जाने के बाद वो स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं किया। दूसरी बात, ईरान ने पूरे वॉर को सिर्फ अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने पूरे के पूरे जो खाड़ी के देश हैं उनको अपने निशाने पर ले लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि खाड़ी के देशों के पास जो खुद लड़ने की ताकत नहीं है, वो अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और जब खाड़ी के देशों पर हमला होगा तो ये सब अमेरिका के ऊपर दबाव डालेंगे, अमेरिका को परेशान करेंगे और ये कहेंगे कि आप जल्द से जल्द युद्ध से निकलिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं वो सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा जो उनका ट्रम्प कार्ड था वो था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यानी हार्मुज जल डब्रू मध्य को ब्लॉक करना। और अमेरिकन एक्सपर्ट जो ट्रंप के क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, वो वेस्टर्न मीडिया में बहुत मजबूती के साथ कह रहे हैं कि ट्रंप की एकमात्र सबसे बड़ी गलती ये थी कि बिना सोचे समझे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का क्या होगा, अगर वहां से ऑयल नहीं निकलेगा, अगर वहां से गैस नहीं निकलेगी, अगर वहां से एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे, अगर वहां से जहाज नहीं निकलेगा, तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और उससे अमेरिकी कितनी प्रभावित होंगे, ये बात जो है वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। और इसलिए ईरान आज की तारीख में कमजोर होने के बावजूद भी रणनीतिक कौशल की वजह से वो आज अमेरिका के सामने सीना ताने हुए खड़ा है और सरेंडर करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कम से कम अभी तक की जो बातचीत सुनने में। आशुतोष जी, ट्रंप तो अपने घर में भी, यानी कि उनके खुद के वोटर्स, मागा सपोर्टर भी उनके विरोध में बात करने लगे हैं। व्हाइट हाउस के उनके सलाहकार भी उनके खिलाफ बात कर देते हैं, उनको चेतावनी दे देते हैं। अब ये देश उनका साथ छोड़ रहे हैं, ये भी ट्रंप तो अकेले पड़ ही रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों को क्या संकेत है? अमेरिका की जो बादशाहत थी इस घटनाक्रम के बाद कमजोर होगी, अब उनकी मर्जी नहीं चलने वाली, आदमी जवाब दे पाएगा अब? देखिए, अमेरिका पूरी तरीके से अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और
बहुत सारे देशों ने जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर 2024 में जब हमला हुआ था, जब आतंकवादी हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, तब सारे देशों ने एक सुर में हमास की तीखी आलोचना की थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ, नरसंहार किया गया गाजा के अंदर, मासूमों का कत्ल किया गया, महिलाओं को कत्ल किया गया, बच्चों का कत्ल किया गया, और एक दो नहीं, हजारों नहीं, बल्कि 72,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया, पूरे गजा को फ्लैट कर दिया गया। उसके बाद से इजराइल के साथ लोगों की सहानुभूति पूरी तरीके से लगभग कम हो गई है। आज की तारीख में अमेरिका के अंदर जो लेटेस्ट सर्वे है वो ये कहता है कि वहां पे जहां पहले लोगों के मन में इजराइल के प्रति सहानुभूति थी, फलस्तीन के प्रति सहानुभूति कम थी, आज वहां पे फिलिस्तीन को लेकर सहानुभूति ज्यादा है, इजराइल के प्रति सहानुभूति कम है। और एक सर्वे के हिसाब से अगर मैं अपनी याददाश्त से बात कर पा रहा हूं तो 41% लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और करीब 33-34% लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। यह आंकड़ा पूरी तरीके से पलट गया है। अमेरिका के अंदर एंटी इजराइल सेंटिमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग इस बात को देख रहे थे कि ठीक है, आपके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उसका बदला लिया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से आपने लिया, जिस तरीके से आपने जेनोसाइड किया, जिस तरीके से मासूमों का कत्ल किया, वो ठीक नहीं था। तो इजराइल पूरी तरीके से एक अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि इस युद्ध में अमेरिका का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति ये नहीं बता पाए क्यों उन्होंने ईरान पर हमला किया। हर बार कुछ अलग तरीके की बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कोई जिसे कहते हैं ना कि मिलिट्री इंटेंट दिखाई नहीं पड़ा। तो इससे भी लोगों को नाराजगी है कि आप तो वही थे जो कहते थे, सारे राष्ट्रपतियों को ब्लेम करते थे कि आप लोग जो हैं वो दूसरे के युद्ध में क्यों कूद रहे हैं, हम तो पीस मेकर हैं, और आप खुद अब आप युद्ध में कूद रहे हैं। और एक दो नहीं बल्कि 7 जगह मिलिट्री ऑपरेशंस अमेरिका ने ट्रंप के अंडर में किया है। तो मागा का ही बहुत बड़ा सपोर्ट भी है, वो भी उनके खिलाफ है। तो ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर ट्रंप अलग थलग हो रहे हैं इसका मतलब अमेरिका भी अलग थलग हो रहा है। हालांकि लोग इस बात को समझते हैं कि अमेरिका और ट्रंप पे थोड़ा सा फर्क करना चाहिए, लेकिन जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक लोग अमेरिका के साथ नहीं जुड़ेंगे। और जिस तरीके से ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद नाटो का, यूरोपियन यूनियन को बदनाम करने का काम किया, उनको अलग थलग करने का काम किया, उनको पूरी तरीके से इग्नोर करने का काम किया है, अब जर्मनी जैसा देश भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको लग गया है कि वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर उसको आने वाले दिनों में सरवाइव करना है तो उसको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी, अपने आप को सैनिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। लगभग वहां यूरोप के सारे देश अब अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अमेरिका से अलग अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत अस्तित्व जहां वो खुद अपने को डिफेंड कर सके और अमेरिका पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो अमेरिका की बादशाहत, अगर ये जंग कुछ लंबी खिंच गई तो अमेरिका की बादशाहत, उसकी हेजेमनी बहुत कमजोर हो जाएगी और अमेरिका अपने आप